तो इससे पहले के क्लास में हम लोग जो है सो देख रहे थे संयोजकता बंधन सिद्धांत, और वही टॉपिक जो है सो चल रहा था। उसी टॉपिक में कुछ आगे हमको नया कॉन्सेप्ट जानना है, जिसमें हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, और संयोजकता बंधन सिद्धांत का भी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि संयोजकता बंधन सिद्धांत का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए चलते हैं, क्या क्या देखना है हम लोगों को। तो संयोजकता बंधन सिद्धांत का उपयोग हम कैसे करेंगे, और दूसरा सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है। क्योंकि हम जब ओवरलैपिंग करवाए थे तो वहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, तो ओवरलैपिंग के दौरान हम लोग देखे थे कि जो क्या बनता है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता है नहीं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक क्या था, तो हमारा टॉपिक था संयोजकता बंधन सिद्धांत, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसके बारे में हम बताए थे कि इसको शॉर्ट में और क्या बोला जाता है, तो VBT नहीं। और इससे पहले के लेक्चर में इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से कैसे हम अतिव्यापन द्वारा अणुओं में बंधन बनता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में है H2 का बनना। अब जो है पहले हम लोग पढ़े थे कि बंधन जो बनता है, रासायनिक बंधन कितने तरीके से बनता है, तो दो तरीके से। एक तरीका होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण, और दूसरा तरीका होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। लेकिन संयोजकता बंधन सिद्धांत ने बताया है हमको, यानी संयोजकता बंधन सिद्धांत में हम लोग पढ़े हैं कि बंधन जो बनता है वो कैसे बनता है। तो सहसंयोजक बंधन जो बनता है वो परमाणविक ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से नहीं। तो परमाणविक ऑर्बिटलों के अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग से कैसे बनता है, उसी को आज हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और जो लोग संयोजकता बंधन सिद्धांत का इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, वो जो है सो पहले उस लेक्चर को देख लें, उसके बाद और अच्छे तरीके से ये वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो H2 में कैसे अतिव्यापन के द्वारा क्या बनता है, तो सहसंयोजक बंधन बनता है, उसी को हम लोग आज समझेंगे। तो पहले क्या करते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या लिखाएगा, 1s1। इसके परमाणु में एक ही कक्षा या सेल है, तो वही कक्षा या सेल क्या कहलाएगा, तो संयोजी सेल। और संयोजी सेल में जो परमाणविक ऑर्बिटल उपस्थित रहते हैं वही अतिव्यापन में क्या करता है, तो भाग लेता है। तो यहाँ पर जो है यानी कि इसके परमाणु में एक ही कक्षा या सेल, और उस कक्षा या सेल में परमाणविक ऑर्बिटल कौन है, तो s है। अब जो है इसका ऑर्बिटल डायग्राम, तो s के पास एक ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो देखिएगा तो एक इलेक्ट्रॉन है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है। और H2 अणु जो बना है कितने हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोग से, तो दो हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोग से। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो लिखाया 1s1, और उसका ऑर्बिटल डायग्राम जब हम बनाएं तो s के पास एक ही ऑर्बिटल और उसमें हम रखे एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन रखे तो ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब संयोजकता बंधन सिद्धांत के अनुसार ये अतिव्यापन में भाग ले सकता है। कौन, तो ऑर्बिटल। तो दोनों जो है यानी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, दूसरे हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वैसे ही होगा, यानी दूसरा का भी लिखिएगा तो 1s1 ही होगा। इसका ऑर्बिटल डायग्राम लिखेंगे तो चूंकि दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा तब H2 बनेगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। कौन कहता है, तो संयोजकता बंधन सिद्धांत कहता है। अब जो है दोनों एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ना चाहते हैं तो संयोजकता बंधन सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंधन जो बनता है वो संयोजी सेल में उपस्थित परमाणविक ऑर्बिटलों के किससे बनता है, तो अतिव्यापन से। तो यहाँ पर जो है S की आकृति कैसी होती है, तो गोलीय, और दूसरे हाइड्रोजन के भी S की आकृति कैसी होगी, तो गोलीय। इस s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन है। इसके भी s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें है, एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे नहीं, क्या करेंगे, ओवरलैपिंग यानी कि अतिव्यापन, ओवरलैपिंग
जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अतिव्यापन। कैसे अतिव्यापन करेंगे तो इसके बारे में इससे पिछले वाले वीडियो में हम अच्छे से समझ चुके हैं। दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आएंगे और करीब आकर के इस प्रकार ओवरलैप कर लेंगे, यानी अतिव्यापित हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। अब आप पढ़े हैं पीछे के क्लास में कि s और s ऑर्बिटल के बीच जब भी अतिव्यापन होगा तो कौन सा अतिव्यापन होगा, तो वहां पर जो है इंड टू इंड या एक्सियल अतिव्यापन होगा, नहीं इंड टू इंड या एक्सियल अतिव्यापन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो दोनों के अतिव्यापन से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो H2 में परमाणविक ऑर्बिटलों का अतिव्यापन कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा किस में, तो दूसरा हम लोग चलते हैं Cl2 का बनना। Cl2 में परमाणविक ऑर्बिटलों के बीच अतिव्यापन कैसे होता है उसको भी समझते हैं। इसको समझने के लिए फिर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब इसके परमाणु में ये पहला कक्षा या सेल, ये दूसरा कक्षा या सेल और ये तीसरा कक्षा या सेल, और यही सेल कौन सा सेल कहलाएगा, तो यही कहलाएगा संयोजी सेल। और संयोजी सेल में कौन कौन परमाणविक ऑर्बिटल उपस्थित हैं, तो संयोजी सेल में s और p, तो s और p मतलब यही दोनों कहाँ जाएंगे, तो अतिव्यापन में भाग लेने के लिए। लेकिन इसमें s जाएगा कि नहीं जाएगा, p जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको जानने के लिए इसके हमको यानी कि ऑर्बिटल डायग्राम को भी क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो s के लिए ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो s के पास एक ऑर्बिटल, p के लिए बनाते हैं तो p के पास कितने ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल। s में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। p में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 5, तो पहले एक एक करके भरेगा, एक एक करके भरेगा। उसके बाद क्या होगा, तो जोड़ा लगेगा, तो 3 तो रख दिए, 4 और 5। अब जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिस परमाणविक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जोड़ा में यानी पेयर में होगा वो अतिव्यापन में भाग नहीं लेगा। भले वो संयोजी सेल का क्या है, परमाणविक ऑर्बिटल है, लेकिन वो अतिव्यापन में भाग नहीं लेगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, तो पेयर में है, जोड़ा में है। अगर मान लीजिए अगर वो भी अतिव्यापन में भाग लेना चाहता है तो उसको सबसे पहले अयुग्मित यानी सिंगल होना पड़ेगा, यानी 2 में से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन को हटाएगा तभी वो अतिव्यापन में भाग लेगा। तो ये तो बाद की बात हो गई कि 2 में से एक को हटाएगा तो अतिव्यापन में भाग लेगा। पहले तो है एक ऐसा ऑर्बिटल है जो कि अतिव्यापन में भाग लेने में सक्षम है। कैसे, तो इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो Cl2 जो बना था कितने क्लोरीन परमाणुओं से, तो 2 क्लोरीन परमाणुओं से बना था, नहीं 2 क्लोरीन परमाणुओं से। तो दूसरा का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो सेम ऐसा ही लिखाएगा, और उसमें भी एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा जो सिंगल होगा। तो एक क्लोरीन का ये वाला ऑर्बिटल और दूसरे क्लोरीन का भी सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल क्या कर सकता है, अतिव्यापन में भाग लेगा। तो आप जानते होंगे कि ये तो भाग नहीं ले रहा है। अब जो है इसको px, इसको py और इसको अगर pz लेते हैं तो px भी भाग नहीं लेगा, py भी भाग नहीं लेगा। कौन भाग लेगा, तो pz भाग, कौन लेगा, pz भाग। अब pz की आकृति तो आप जानते हैं, pz की आकृति डबल डबलेट होती है, यानी कि इस तरह की आकृति होती है pz ऑर्बिटल की, जो कि परमाणु संरचना चैप्टर में पढ़ना है। तो ये एक क्लोरीन का pz और फिर ये लेते हैं दूसरे क्लोरीन का pz, दोनों एक दूसरे के नजदीक आएगा, किस लिए, अतिव्यापन करने के लिए। अतिव्यापन करने के लिए आएगा तो दोनों के बीच जो अतिव्यापन होगा वो किस तरह का अतिव्यापन होगा, तो वो इस तरह का अतिव्यापन होगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये जुड़े हैं कैसे, तो इंड टू इंड या जिसको हम एक्सियल भी कहते हैं। और यहाँ भी दोनों कैसे जुड़े हैं, तो यहाँ भी दोनों जो जुड़े हैं वो इंड टू इंड या कैसे जुड़े हैं, तो एक्सियल जुड़े हैं, क्योंकि जब भी किनारे से जुड़ता है तो उसको इंड टू इंड या एक्सियल, और जब ये इंड टू इंड या एक्सियल जुड़ेगा तो कितना सिग्मा बॉन्ड, तो एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, एक सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, बन जाएगा। तो दूसरे एग्जाम्पल से भी आपको कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब जो है
थोड़ा सा और हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे संयोजकता बंधन सिद्धांत से रिलेटेड। तो देखते हैं कि कैसे जो है संयोजकता बंधन सिद्धांत के द्वारा परमाणविक ऑर्बिटल अतिव्यापन करके सिग्मा और पाई बॉन्ड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो दो एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और उस एग्जाम्पल के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को जो है डेवलप करेंगे, क्लियर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा और वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि जो भी आगे वीडियो आएगा उसके बारे में आपको पहले पता चलते रहेगा। तो तीसरा एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग क्या, तो O2 का बनना, नहीं O2 का बनना। फिर क्या करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p4, क्या होगा 2p4, क्योंकि 8 तो 2 2 4 4 8, ये पहला कक्षा और ये दूसरा कक्षा, यानी ऑक्सीजन के परमाणु में दो ही कक्षा है, 1 और 2, यानी पहला और दूसरा। तो दूसरा कक्षा बाहरी कक्षा, और बाहरी कक्षा को संयोजी सेल, और संयोजी सेल में कौन कौन उपसेल, तो S और P। तो ये तो क्लियर हो गया कि S और P अतिव्यापन में भाग ले सकता है, लेकिन लेगा कि नहीं लेगा उसके लिए ऑर्बिटल डायग्राम। तो लिखते हैं S के पास एक ऑर्बिटल, P के पास कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। इस S में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और P में तो 4 है। तो हुंड का नियम कहता है पहले एक एक करके भरेगा, तो 1 1 1 3 को भर गया, ये 4। S और P दोनों संयोजी सेल में उपस्थित परमाणविक ऑर्बिटल, लेकिन इसका ये वाला अतिव्यापन में भाग नहीं लेगा, ये भी अतिव्यापन में भाग नहीं लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, जोड़ा में है। तो अतिव्यापन में भाग कौन लेगा, तो इसको जो है सो Px, इसको Py, इसको Pz। तो ये अतिव्यापन में भाग नहीं लिया, तो यहाँ पर अतिव्यापन में भाग लेगा कौन, तो Py और Pz। तो दूसरा जो ऑक्सीजन होगा उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम ऐसे ही और ऑर्बिटल डायग्राम भी ऐसे ही बनेगा। तब दोनों ऑक्सीजन के परमाणविक ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन करेंगे, तब जो है सो उनके बीच क्या होगा, तो बंधन का निर्माण होगा। तो देखते हैं कि Py और Pz क्या करेगा अतिव्यापन में। तो Py का फिगर बनाइएगा, तो Py का फिगर इस तरह, Pz का फिगर तो इस तरह। तो ये हो गया कौन, तो Pz, ये कौन हो गया, तो Py। ये एक ऑक्सीजन परमाणु का, दूसरा ऑक्सीजन परमाणु का, तो Pz और ये Py, यानी कि ये हो गया Pz और ये Py। अब दोनों आपस में जुड़ेंगे, नहीं दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। कैसे, तो दोनों जब ये एक दूसरे के नजदीक आना शुरू करेगा, जुड़ने के लिए, अतिव्यापन करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि इस दोनों का ये दोनों भाग क्या होगा, जुड़ेगा, और इसका ये वाला भाग और ये वाला भाग, यानी कि ये लोग आपस में क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो जुड़ रहा है, इस तरह जुड़ना हम लोग पढ़े हैं पीछे, इसको हम क्या कहते हैं, तो इंड टू इंड अतिव्यापन कहते हैं। और इस तरह जब जुड़ता है तो इसको क्या कहते हैं, तो साइड वाइज, इसको भी क्या कहते हैं, तो साइड वाइज। तो यहाँ पर अतिव्यापन दो तरीके से होता है, एक इंड टू इंड और एक साइड वाइज। नहीं, Pz के बीच इंड टू इंड और Py के बीच साइड वाइज। तो इंड टू इंड जब अतिव्यापन होता है तो आप जानते होंगे कौन सा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड। कौन सा, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। और लेटरल या साइड वाइज अतिव्यापन होता है तब कौन सा बॉन्ड बनता है, तो पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर पूछेगा कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो एक जगह यानी कि दो परमाणविक ऑर्बिटल Pz और Pz इंड टू इंड जुड़ा, और एक जगह Py और Py साइड वाइज जुड़ा। तो दो जगह ही जुड़ा हुआ है, यानी दो अलग अलग परमाणविक ऑर्बिटलों के बीच ही, तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक कितना क्या बनेगा, तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर पूछेगा कितना सिग्मा बॉन्ड, तो आप कह सकते हैं 1, कितना पाई बॉन्ड, तो आप कह सकते हैं 1। ठीक है, ये हो गया O2 का बनना। अब चौथा एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं क्या, तो N2 का बनना। ठीक है, N2 का बनना। तो N2 में कितने परमाणविक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, तो अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं, नहीं N2। अब N का नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
1s2 2s2 2p3। ठीक है, पहला कक्षा दूसरा कक्षा क्या होगा, संयोजी सेल। और संयोजी सेल में कौन कौन, तो sp परमाणविक ऑर्बिटल, मतलब sp परमाणविक ऑर्बिटल अतिव्यापन में भाग ले सकता है। अब लेगा कि नहीं लेगा, उसके लिए ऑर्बिटल डायग्राम। तो s के पास एक ऑर्बिटल, p के पास 3 ऑर्बिटल, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1 अब जो है ये दोनों तो संयोजी सेल में उपस्थित परमाणविक ऑर्बिटल है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा में है, अतिव्यापन में भाग नहीं लेगा। लेकिन ये अतिव्यापन में भाग लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा, मतलब px भी लेगा, py भी लेगा और pz भी लेगा। अब इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, तो एक नाइट्रोजन का यानी कि px py और pz, यानी कि इसको आप px, इसको py और इसको pz, एक नाइट्रोजन का, क्योंकि 2 नाइट्रोजन के परमाणु जुड़े हैं, इसका मतलब 2 नाइट्रोजन के परमाणु के संयोजी सेल में उपस्थित परमाणविक ऑर्बिटल क्या करेंगे, अतिव्यापन। दूसरा नाइट्रोजन का, तो px py और pz, तो px py और pz। अब यहाँ पर जानना है कि ये दोनों के बीच किस तरह का अतिव्यापन है। तो सीधा सा है कि ये दोनों एक दूसरे के जो नज़दीक आएंगे, तो जब भी नज़दीक आएंगे तो किनारे से ही जुड़ेंगे, तो किनारे से जुड़ेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं इंड टू इंड। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि pz और pz कैसे आपस में जुड़ेंगे। तो pz और pz एक दूसरे के नज़दीक इस रूप में आ रहे हैं, तो मतलब ये लेटरली या साइड वाइज ही जुड़ेंगे। तो यहाँ पर आप इसके और इसके बारे में कह सकते हैं, इसके और इसके बारे में कि क्या होगा, तो साइड वाइज होगा। नहीं, फिर py और py, तो py और py को देखिएगा तो दोनों ऐसे आपस में जुड़ने के लिए आ रहे हैं, अतिव्यापन करने के लिए, तो ये भी लेटरल या साइड वाइज। तो यहाँ भी आप बता सकते हैं कि ये दोनों जो जुड़ा वो लेटरल या साइड वाइज जुड़ा। नहीं, तो जहाँ इंड टू इंड अतिव्यापन हुआ होगा वहाँ सिग्मा बॉन्ड, और जहाँ लेटरल या साइड वाइज अतिव्यापन हुआ होगा वहाँ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड। नहीं, इसका मतलब है कि px के बीच सिग्मा बॉन्ड, pz के बीच पाई बॉन्ड और py के बीच पाई बॉन्ड। तो हमको पूछेगा सिग्मा बॉन्ड कितना बना, तो आप कह सकते हैं 1, पाई बॉन्ड कितना बना, तो कह सकते हैं 2, क्योंकि 2 जगह लेटरल या साइड वाइज क्या हुआ है, अतिव्यापन हुआ है, लेटरल या साइड वाइज अतिव्यापन हुआ है। तो इतना ही जगह था, कुछ और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसको भी। जैसे कि आपको किसमें पूछ दे, तो CH4, किसमें पूछ दे, CH4, कि CH4 में कैसे होता है अतिव्यापन, बताइए। 5वां में CH4। ठीक है, तो कार्बन का भी लिखना पड़ेगा और हाइड्रोजन का भी। तो कार्बन का लिखते हैं तो 6, 1s2 2s2 और 2p2, 6। पहला कक्षा दूसरा कक्षा संयोजी सेल में परमाणविक ऑर्बिटल s और p। s में कितने इलेक्ट्रॉन, s के पास क्या ऑर्बिटल, 1 गो, p के पास क्या ऑर्बिटल, 3 गो। नहीं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें भी 2, तो पहले एक एक करके भरेगा। अब इसका देखेंगे तो इसका जो है 2, ये ऑर्बिटल, तो अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं ये कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में, किसमें, तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, यानी स्थिर अवस्था में कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन हम एक और बात बताए थे, क्या, संयोजकता बंधन सिद्धांत जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि अगर मान लीजिए किसी परमाणविक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जोड़ा में उपस्थित है और वो भी अतिव्यापन में भाग लेना चाहता है तो वो क्या करे, तो हम बताए थे कि उसको उत्तेजित अवस्था में जा करके और पहले क्या होना होगा, सिंगल, यानी कि 2 जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को जब वो क्या करेगा, अलग कर देगा, तो अलग करने के बाद वो अतिव्यापन में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। तो यहाँ भी संयोजी सेल में उपस्थित परमाणविक ऑर्बिटल जो कि s है, s भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में जाकर के आगे क्या कर सकता है, भेज सकता है। क्यों, क्योंकि आगे खाली ऑर्बिटल है। तो अब जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन
अब डायग्राम बनाइएगा तो इसमें एक और इसमें कितना, तो इसमें हो गया यानी कि 1 2 3 नहीं 3, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, तो यहाँ पर आ गया। ये अवस्था जो है एक्साइटेड स्टेट अवस्था यानी उत्तेजित अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तेजित अवस्था कहलाता है। और ये कौन सा अवस्था कहलाता है, तो ये स्थिर अवस्था कहलाता है, स्थिर अवस्था। और उत्तेजित अवस्था और स्थिर अवस्था क्या होती है, तो परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा अवस्था को ग्राउंड स्टेट और अधिकतम ऊर्जा अवस्था को एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था कहते हैं। अब तो इसका ये भी अतिव्यापन में, ये भी और ये भी अतिव्यापन में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। नहीं, अतिव्यापन में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। तो कार्बन का क्या गो ऑर्बिटल अतिव्यापन में भाग ले रहा है, तो 4 नहीं 4 को। और हाइड्रोजन के परमाणु इसमें कितने हैं, तो 4। उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, पहला कक्षा एक ही कक्षा है, पहला कक्षा ही बाहरी कक्षा और यही संयोजी सेल। और इसमें जो ऑर्बिटल है वो s है और s के पास एक ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन कितना, 1। और इसकी आकृति तो आप जानते हैं, नहीं इसकी आकृति आप जानते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, तो 4 परमाणु। कितना है, 4 परमाणु है, ठीक है। तो 4 परमाणु है, तो चारों परमाणु का जो ऑर्बिटल होगा कुछ इस तरह का ऑर्बिटल होगा, नहीं कुछ इस तरह का ऑर्बिटल होगा। यही चारों के चारों हाइड्रोजन के ऑर्बिटल कार्बन के ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, तो अतिव्यापन करेंगे। तो कार्बन का एगो तो s वाला अतिव्यापन करेगा, तो एगो s वाला हाइड्रोजन के एगो s वाले के साथ इस तरह अतिव्यापन कर लेगा, नहीं बचा 3 गो p वाला। कौन कौन, तो एक px और एक py और एक pz। तो s और p के बीच किस तरह का अतिव्यापन होता है आप पढ़े हैं। जब भी होता है तो इसी तरह का, जब भी होगा तो इस तरह का, जब भी होगा तो यानी कि इस तरह का ही अतिव्यापन होगा। पूरा लिख अंदर चला गया है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। लोग ही सिर्फ इसके साथ जुड़ते हैं, लोग जुड़ते हैं, नहीं लोग जुड़ते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर भी कार्बन के एक s और हाइड्रोजन के एक s ऑर्बिटल के बीच किस तरह का अतिव्यापन हुआ, तो इन और बच गए हाइड्रोजन के 3 s। तो बच गए हाइड्रोजन के 3 s, तो तीनों s और कार्बन के तीनों p के बीच जो अतिव्यापन हुआ है वो भी कैसा, तो इंड ही। यहाँ भी अतिव्यापन जो हुआ है वो कैसा, इंड ही। यहाँ भी जो अतिव्यापन हुआ है कैसा, इंड ही। यानी कि अतिव्यापन कितने जगह हुआ, तो 4 जगह। नहीं, अतिव्यापन कितने जगह हुआ, 4 जगह। हम पूरा तोड़ करके अलग अलग करके आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। तो 4 जगह अतिव्यापन हुआ और चारों जगह इंड। तो पूछेगा कितना सिग्मा बॉन्ड बना, तो आप कह सकते हैं 4। पूछेगा कितना पाई बॉन्ड बना, तो कह सकते हैं एक भी नहीं, पाई बॉन्ड बना ही नहीं। क्योंकि पाई बॉन्ड जो बनेगा वो कैसे बनेगा, तो लेटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग से। तो यही था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अनुप्रयोग या कह सकते हैं एप्लीकेशन या उपयोग, किसके द्वारा, एग्जाम्पल के माध्यम से। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम कुछ जाने हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा क्या, कि जो मेन कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में, उसको जानने का प्रयास करेंगे। नहीं तो सिग्मा और पाई बॉन्ड को तो अच्छी तरह हम लोग समझ गए हैं, लेकिन कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू निकालना भी हम लोग सीखेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड किसको कहेंगे, नहीं तो दोनों के बीच डिफरेंस ही सीधा देख लेते हैं। सिग्मा बंधन जिसको सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है पाई बंधन जिसको पाई बॉन्ड। पाई का साइन इसी तरह जैसे मैथ में आप लोग देते हैं उसी तरह का साइन क्या होता है, पड़ता है, ठीक है। तो सिग्मा बंधन के बारे में क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणविक और बीटलों के बीच इंड टू इंड या एक्सियल अति व्यापन से बनने वाले बंधन को क्या कहते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड
कहते हैं। तो जब भी परमाणविक ऑर्बिटलों के बीच क्या हो, इंड टू इंड या एक्सियल ओवरलैपिंग हो, तो उनके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड नहीं। और पाई बॉन्ड के बारे में, तो दो या दो से अधिक परमाणविक ऑर्बिटलों के बीच लैटरल या साइड वाइज अतिव्यापन से बनने वाले बंधन को पाई बॉन्ड कहते हैं। हो गया। तो पाई बॉन्ड जब भी बनेगा तो परमाणविक ऑर्बिटल के बीच किस तरह का अतिव्यापन होना चाहिए, तो लेटरल या साइडवाइज। यानी कि देख लीजिए कि कहीं भी परमाणविक ऑर्बिटल यदि लेटरल या साइडवाइज जुड़ रहा है तो समझ जाइए वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो पाई बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद यानी कि इसके बारे में और क्या कह सकते हैं, तो यह स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड बिना पाई बॉन्ड बने भी क्या हो सकता है, बन जाता है, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। मतलब जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, पाई बॉन्ड बनबे नहीं करेगा। इसका मतलब है कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनता होगा, उसके बाद क्या बनता होगा, तो पाई बॉन्ड बनता होगा। और आगे इसमें क्या कह सकते हैं कि यह मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है, यह कमजोर यानी कि वीक होता है। इसमें घूर्णन संभव है, इसमें घूर्णन संभव नहीं है। घूर्णन मतलब रोटेशन, अंग्रेजी में रोटेशन। अब इसको थोड़ा समझ सकते हैं नहीं, जैसे हम देखे थे कि ये मार्कर जो है नहीं, आपस में जब अतिव्यापन करने आते हैं तो इसी प्रकार एक दूसरे के नजदीक आकर के जुड़ते हैं। अब इस मार्कर के ढक्कन को हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो इंड टू इंड ओवरलैपिंग में घूर्णन क्या है, संभव है नहीं। इंड टू इंड ओवरलैपिंग में घूर्णन क्या है, संभव है। लेकिन जब ये लेटरल या साइडवाइज अतिव्यापन होता है तो दोनों परमाणविक ऑर्बिटल को आपस में जुड़ने के लिए इस तरह क्या करना पड़ता है, आना पड़ता है। अब इसमें घूर्णन कीजिएगा यानी एक को स्थिर करके, एक को कांस्टेंट करके दूसरे को जब ये घुमाइएगा तो जो बॉन्डिंग है बीच का, जो बंधन बीच में बना हुआ है, जिस माध्यम से दोनों आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे, वो जुड़ा हुआ क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसमें फेविक्विक से इस पेन को क्या कीजिए, चिपका दीजिए। चिपका दिए। अब क्या किए कि इस पेन को घुमाएंगे तो सीधा सा बात है, अगर ताकत लगा के घुमाएंगे तो चिपका हुआ तो इसका कुछ ही भाग न था, वो भाग अगर उखड़ जाएगा तो ये पेन उससे क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा, तो फिर वहां पर बंधन क्या होगा, तो टूट जाएगा। तो वही है कि सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन संभव है, घूर्णन संभव है, लेकिन पाई बॉन्ड में रोटेशन संभव नहीं। अब जो है मेन जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसको हम लोग फिर से देखते हैं। जिसको नोट करना हो वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जो है आगे ये सिग्मा और पाई बॉन्ड हम निकालेंगे कैसे, वो हम लोगों को मेन है जानना, वही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही आसान नहीं, बहुत ही आसान है। अब जो है मान लीजिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, या जिसको आप सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं, और कैसे लिखते हैं, इस तरह। तो पूछेगा कितना सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर होगा और कितना पाई बॉन्ड यहाँ पर होगा। ठीक है, कितना सिग्मा बॉन्ड होगा और कितना पाई बॉन्ड यहाँ पर होगा।
तो सिर्फ क्या है, तो सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होगा, 0 नहीं। अगर मान लीजिए डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड या डबल बॉन्ड तो कैसे, तो इस तरह पूछेगा कितना सिग्मा और कितना पाई, तो एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। उसी तरह ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे लिखते हैं, तो 3 गो लकीर खींच करके लिखते हैं। तो यहाँ पर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। अब इसको इस तरह समझते हैं, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए 2 परमाणु हैं, नहीं, दोनों परमाणु ए बी एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। तो पूछेगा इस दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है। तो देखे हैं कि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। तो कहीं भी 2 परमाणु के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि वो कौन सा बॉन्ड होगा, तो सिग्मा बॉन्ड। कहीं भी 2 परमाणु के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। अब मान लीजिए 2 परमाणु ए और बी के बीच डबल बॉन्ड, क्या हो, डबल बॉन्ड, तो पूछेगा यहाँ पर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड, नहीं, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर एक होगा सिग्मा बॉन्ड, एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या होगा, तो पाई बॉन्ड, एक क्या होगा, पाई बॉन्ड। तो यानी कि जहाँ पर डबल बॉन्ड रहता है वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड, इसको भी खूब अच्छे से नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और इस टर्म के माध्यम से ही हम लोग प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। इसलिए सिग्मा और पाई बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते रहिएगा तब तक इस सिग्मा और पाई बॉन्ड का एप्लीकेशन होते रहेगा, यानी सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको सुनने के लिए मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। अब मान लीजिए 2 परमाणु के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर जो है एक जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और जो 2 को बच जाएगा वो दोनों क्या होगा, तो दोनों का दोनों पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो कौन सा बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जिसको नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि कहीं भी 2 परमाणु के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 क्या होगा, पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और 2 क्या होगा, पाई बॉन्ड। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग बना करके देखते हैं कि कैसे जो है हम किसी भी अणु में सिग्मा और पाई बॉन्ड को क्या करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही आसान है, अगर आप नीचे वाला बात ध्यान से सुने होंगे तो ध्यान से सुनने के बाद आप आसानी से किसी में भी क्या कर सकते हैं, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे कि एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो क्या है, तो वो है CH4। तो CH4 का संरचना बनाते हैं, नहीं संरचना, तो CH और H, यानी कि CH4 में जितने भी हाइड्रोजन हैं कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या है, जुड़े हुए हैं, नहीं। तो पूछ रहा है इसमें कितना सिग्मा और कितना क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, ये हमको बताइए। तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो हम बताए हैं अभी कुछ देर पहले कि कहीं भी 2 परमाणु के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो समझ जाइए कि वो क्या होगा, तो सिग्मा बॉन्ड, नहीं सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, चारों के चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड ही है। तो यहाँ पूछेगा सिग्मा बॉन्ड तो 4, और पूछेगा पाई बॉन्ड बताइए, तो पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड वही बनेगा जहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो कहीं भी 2 परमाणु के बीच यहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यानी कि C2H4, नहीं इसका संरचना लिखेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन 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 सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए। क्या पूछ रहा है, तो वही सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड
तो खोजिए कहाँ कहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड, तीन सिंगल बॉन्ड और चार सिंगल बॉन्ड। तो चार को तो सिग्मा बॉन्ड मिल गया, और कहीं होगा तो और कहीं होगा, उसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा कि जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर क्या होगा। तो जहाँ डबल बॉन्ड रहता है वहाँ पर एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई। तो चार को तो पहले सिग्मा बॉन्ड मिल गया और डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड है, तो चार एक कितना हुआ, तो 5। और पाई बॉन्ड पूछेगा, तो पाई बॉन्ड, तो जहाँ डबल बॉन्ड रहता है वहीं पर पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है कितने, तो एक ही डबल बॉन्ड है। तो एक डबल बॉन्ड में तो एक सिग्मा होता है, तो दूसरा क्या होगा, तो पाई होगा। तो एक ही पाई बॉन्ड यहाँ पर होगा। उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, जैसे C2H2, तो यहाँ पर दो कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड द्वारा और दोनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा। निकालना क्या है हमको, तो निकालना है सिग्मा बॉन्ड, नहीं क्या निकालना है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे तो पहले सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो दो सिंगल बॉन्ड मिला तो दो सिग्मा बॉन्ड। अब क्या है, तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, तो एक एक और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक कितना हुआ, तो 3 हुआ। और पाई बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में जो है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, क्योंकि एगो तो हो गया सिग्मा बॉन्ड, तो बाकी जो बचता है वो क्या होता है, तो पाई बॉन्ड होता है। तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि चौथा में देखते हैं H2 में, नहीं तो H2 का बनाइएगा तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड द्वारा ही जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड एक को है तो एक को, और डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो पाई बॉन्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा एग्जाम्पल O2 में देखेंगे तो दोनों ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। तो डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड, तो एक सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितने, तो पाई बॉन्ड भी क्या होगा, एक, क्योंकि डबल बॉन्ड में एगो तो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। अब छठा में देखते हैं, जैसे कि N2 में देखेंगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N। अब जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड कितना, तो सिग्मा बॉन्ड तो एक ही होगा और बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे, तो पाई बॉन्ड। तो दूगो और बच जाता है बॉन्ड, तो वो दूगो क्या होगा, तो पाई बॉन्ड होगा। उसी तरह सातवां में जैसे H2O में पूछे, नहीं H2O में पूछे, H2O में दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ किस बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड द्वारा। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड। तो इसमें सिंगल बॉन्ड कितने हैं, तो 2 सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड सब क्या होता है, तो सिग्मा बॉन्ड। तो पूछेगा तो सिग्मा बॉन्ड 2, पाई बॉन्ड तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह जो है सातवां में देखेंगे किसमें, तो CO2 में। तो CO2 में दोनों ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, तो एक सिग्मा बॉन्ड, तो एक इधर एक इधर, तो सिग्मा बॉन्ड कितना, तो सिग्मा बॉन्ड 2। और जहाँ डबल बॉन्ड रहता है वहाँ एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो पाई बॉन्ड हो जाएगा 2। उसी तरह जो है आठवां में हम लोग देखते हैं, आठवां में NO3 माइनस, नहीं तो NO3 माइनस N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और तीन को लोन पेयर, इस पर 2 लोन पेयर, और पूरे पर आवेश क्या होगा, तो -1। अब क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कितना सिग्मा बॉन्ड। तो पहले तो सिंगल बॉन्ड खोजते हैं, तो 1 2 को सिंगल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी एगो पाई सिग्मा बॉन्ड होगा, तो 1 2 और 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड पूछेगा यहाँ पर, तो पाई बॉन्ड, तो यहाँ तो सिंगल है तो यहाँ पाई बॉन्ड नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, तो एगो क्या होगा, पाई बॉन्ड, एगो क्या होगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसी तरह आप आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं, सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट किया जा सकता है, चाहे कोई भी आपको स्ट्रक्चर दे दे, उस स्ट्रक्चर में आप आसानी से सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको देता है C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक भी नहीं, यहाँ पर भी एक भी नहीं, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। पूछेगा कुल कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है,
नहीं, कुल कितने सिग्मा और क्या है पाई बॉन्ड है, इसमें हमको बताइए। तो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए हमको सिंगल बॉन्ड खोजना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पर भी एक एक होगा। तो 11 1 12 1 13, यानी कि 13 क्या होगा तो सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड गिनते हैं, तो पाई बॉन्ड गिनेंगे तो कैसे, तो जहाँ डबल बॉन्ड वहाँ एगो पाई बॉन्ड, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड वहाँ 2 पाई बॉन्ड। तो 1 का 2 कितना तो 3, तो पाई बॉन्ड पूछेगा कितना, तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा 3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था सिग्मा और पाई बॉन्ड का, जिसका प्रसंकरण और हाइब्रिडाइजेशन में बहुत उपयोग होगा। अगर इसमें कहीं भी किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो इस वीडियो के नीचे जो है सो कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि सर इस यानी कि लेक्चर को एक बार और, या सिग्मा और पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करके बता देंगे। लेकिन इस वीडियो को अगर आप गौर से देखते हैं